इंट्रोडक्शन की ही बारे में बात करें। कल जैसे मैंने एग्जाम्पल कोट किया था कि अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैंने कहा कि बहन जी मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, और मेरे काउंसलर ने कहा ओके सर में दर्द रहता है, और हमारी बात ख़त्म हो गई। और हो सकता है कि काउंसलर मुझसे पूछे कि अच्छा आपको कब से दर्द रहता है, कितने साल हो गए दर्द होते हुए, और आपको क्या लगता है क्यों होता है आपको सर दर्द, किस समय आपको ज़्यादा सर दर्द फील होता है, क्या कुछ होता है तब आपको सर दर्द फील होता है या हर वक्त ही होता रहता है, और आपने क्या किया उसको ठीक करने के लिए, क्या आप रेस्ट करते हो तो आपको आराम मिल जाता है या आपको दवाई लेनी पड़ती है। जितना डिटेल में हमने लिया, और फिर ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द ओपिनियन ऑफ सेकंड पर्सन ऑल्सो, तो वो बताएंगे कि हमने जब उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उन्हें क्या लगा। इट इज़ पुअर मतलब हमें और ज़्यादा कुछ पूछना चाहिए था उनसे, फेयर, सेटिस्फैक्ट्री, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये पांचों कैटेगरी हर चीज़ के लिए है, हर कैटेगरी, हर जो क्वेश्चन हमने पुटअप किया उसके लिए। देन एजुकेशन ऑन द कॉज ऑफ इलनेस। एजुकेशन ऑन द कॉज ऑफ इलनेस मीन्स मुझे अपने क्लाइंट को बताना है। अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मुझे मेरा काउंसलर बताएगा कि बहन जी आप बहुत सोचती हैं, इस वजह से शायद आपको सर दर्द रहता है, या इट कैन बी सम फिजिकल रीज़न ऑल्सो कि बहन जी आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, इस वजह से आपको सर दर्द रहता है, और मे बी आप खाना सही से नहीं खाती हैं, या आप रात को बहुत देर तक जागती हैं, या आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसलिए सर दर्द रहता है। और अदर थिंग्स ऑल्सो कि खाली पेट रहने से हमें सर दर्द होता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तब हमें सर दर्द रहता है। एडुकेशन ऑन कॉज ऑफ इलनेस मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट को है वो क्या क्या रीजंस हो सकती हैं वो प्रॉब्लम होने की, वो हम अपने क्लाइंट को बताएंगे। देन गाइडेंस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कल हमने बात की थी, हम पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आप सुबह किस समय उठते हैं, आप दिन में कितनी बारी खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप टीवी शो देखते हैं, कौन सा टीवी शो देखते हैं। तो जब भी हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लुकिंग एट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। दीपक भाई जी किसी का मैसेज आया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? दीपक भाई जी क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्या कल अभी थोड़ी बेटर हुई? और भी लोगों का आया है। हाँ, थोड़ा आप नजदीक पकड़ेंगे तो बेटर जी रहेगा। जी जी, मैं आई थिंक इसको ऐसा रख लेती हूँ तो बेटर रहेगा। जी हाँ ठीक है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट गाइडेंस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, तो हम जी जब जी प्री इंडक्शन फॉर्म अपना फिल करेंगे और अपने क्लाइंट से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके खाने की आदतें, सोने का टाइमिंग, टीवी प्रोग्राम्स वो कौन से देखते हैं, जिस समय हम ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लुकिंग एट द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट। अगर फर्स्ट टाइम में ही हमारा वो बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया है तो फर्स्ट टाइम में ही हम साथ के साथ अपने क्लाइंट को एडुकेट भी करते जाएंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अगर कोई बोलता है मैं रात को 2-3 बजे सोता हूँ तो हमें उसे बताना है कि नहीं ये तो गलत बात है, 4 बजे तो उठने का टाइम हो जाता है और आप 3 बजे सोते हैं। और इस तरह से हमें उन्हें सजेशंस देनी है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई क्लाइंट कहता है कि मैम मैं रात को 1 बजे सोता हूँ, नाउ इफ़ ऑल ऑफ अ सडन आई विल टेल दैट पर्सन कि आप रात को 1 बजे मत सोया कीजिए, आप ना रात को 10 बजे तक सो जाया करिए, तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सजेशन है। हमें जो सजेशन देना है, हमें अपने क्लाइंट को बताना है कि देखिए 1 बजे सोना गलत है, द राइट थिंग इज़ दैट यू शुड स्लीप बाय 10 o'clock, बट व्हाट यू विल डू, आप रात को 1 बजे सोने की जगह 1 हफ्ता 12:30 बजे सो जाइए, और फिर नेक्स्ट हफ्ते 12 बजे तक सो जाइए। ऐसे ग्रेजुअली आप अपना रूटीन सेट कर लीजिए। ऐसे ही अगर किसी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत है तो हमें उसे गाइड करना होगा कि उसे धीरे धीरे अपना खाना कम करना है। कोई बहुत कम खाता है तो हमें उसे गाइड करना होगा कि धीरे धीरे आपको अपना खाना बढ़ाना है। सो गाइडेंस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। जो भी लाइफस्टाइल में चीज़ें हमको चेंज करवानी है अपने क्लाइंट को, वो हम उन्हें बताएंगे
जब उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तभी बता देंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसे में क्योंकि मिस होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर हमें लगे कि एकदम से हमारी रेपो इतनी अच्छी नहीं बनी है तो ग्रेजुअली नेक्स्ट मीटिंग, थर्ड फोर्थ मीटिंग में भी हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। देन इज टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर माइंड, इमोशनल हीलिंग, मेडिटेशन। रिलैक्सेशन टेक्निक में डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हम उन्हें बता सकते हैं कि डीप ब्रीदिंग करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमें बेटर फील होता है। और मेडिटेशन भी बता सकते हैं। और जनरल मेडिटेशन भी ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान से रिलेटेड मेडिटेशन ही बताया जाए, जस्ट टू रिलैक्स द माइंड और टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। इस तरह के भी हम मेडिटेशन टेक्निक्स अपने क्लाइंट की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें बता सकते हैं। After that we have techniques for body exercise, walking technique, ठीक है। और next is coordination between client and counselor। हमारा कितना अच्छा रेपो बना हमारे क्लाइंट से वो क्लाइंट बताएगा। हमें कोशिश यही करनी है कि हमें उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव, ये एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है काउंसलर की कि वी शुड हैव अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस समय हमारा क्लाइंट हमसे बात कर रहा है, हमें बता रहा है अपने बारे में, ऐसा नहीं हो कि हम रिलेट करने लगें उसे अपनी प्रॉब्लम से। अगर आपको एक मोमेंट के लिए भी फील हो कि जो क्लाइंट बता रहा है हम उसे अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट सेशन रखिए। आप अपने क्लाइंट से बोलिए कि हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अपने आप को समझाइए, अपनी काउंसलिंग कीजिए, बाबा से बात कीजिए एंड देन गेट बैक टू योर क्लाइंट। मे बी से लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा 12th में है, मेरे पास जो क्लाइंट आया उसका बच्चा भी 12th में है। Now that person is saying, excuse me, just give me 1 second, somebody is calling me. I don't know, ऐसा लग रहा है कि कोई बाबा का बच्चा ही है। Just 1 second. Sorry, I don't know कौन था, मुझे लगा सेंटर से फोन ना हो या जी सॉरी। हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। कोऑर्डिनेशन हमें बहुत अच्छा रखना है। वी शुड हैव अ एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स आई फील व्हाट यू फील, आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग, but that doesn't mean that I'm getting so much engrossed that I'm getting disturbed. I was quoting an example. Let's say मेरा जो क्लाइंट है उसका बच्चा 12th में है, मेरा बच्चा भी 12th में है। मेरा क्लाइंट बहुत चिंतित है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके, मैं भी हूँ। तो वो जब अपने बच्चों के बारे में बताने लगे तो मैं अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी। तो ऐसे ये अगर हम इमोशनली एंटेंगल्ड हो जाएंगे तो हमारे डिसीजंस, हमारी सजेशंस न्यूट्रल नहीं होंगी। ऐसी सिचुएशन आ रही हो तो टेक अ ब्रेक एंड देन टेक एन अनदर सेक्शन। देन फॉलो अप्स एंड रिमाइंडर्स। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है या कोई बहुत अपसेट होता है तो उसे ज़रूरत होती है कि हम उसे बार बार याद दिलाएं कि मैं कल आपको मैसेज करके भी या फ़ोन करके भी, कल मैं आपको बात करूंगी और हमें 1 घंटे साथ में बैठना है। तो दीज आर कॉल्ड रिमाइंडर्स। और फॉलो अप मीन्स, मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि आज रात को सोने से पहले यू विल राइट अ लेटर टू द गॉड। और फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह मैसेज करके पूछा, मैंने आपसे कहा था आपने वो काम किया ना, या मैंने कहा कि ये अफर्मेशन आप 11 बारी लिख कर सोइएगा। और नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा आपने लिखा था, या अगर मैंने उनको, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि आप रात को 1 बजे सोने की जगह 12:30 बजे सो जाइए। सो आई विल आस्क माई क्लाइंट कल आप किस समय सोए थे। दिस इज फॉलो अप। और हम, मेरा फॉलो अप कैसा रहा एज अ काउंसलर, मेरा फॉलो अप कैसा रहा, मैंने कितने रिमाइंडर्स उसे दिए, इसकी रिपोर्ट क्लाइंट देगा। देन ये अगर कोई क्लाइंट डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, जैसे कि हमें केसेस करने भी हैं आपकी बारी सेकेंड ईयर में,
तो इसके बारे में भी क्लाइंट बताएगा कि जो उनके डॉक्टर ने उनको कंसल्टेशन किया, उसके डायग्नोसिस को क्या मैंने समझने की कोशिश की, क्या मैंने गाइड किया कि किस तरह से फॉलो करना है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को, मेडिसिन्स को, उनके दिए हुए सजेशंस को. और I can refer, but if they are going to any doctor, they may continue with the same doctor. But if you know any specialist, so you can refer. I think this is not something must that we have to do. चलिए, reference के बाद क्या है आगे? What aspects of counseling services were most useful and valuable? तो ये हमारा क्लाइंट बताएगा कि जितनी भी हमने उनसे बातचीत की, काउंसलिंग की, उनको समझाया, उसमें से क्या चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रही. और एनी अदर फीडबैक जो क्लाइंट देना चाहेगा कि अच्छा था या इस तरह से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, इस तरह की सजेशंस क्लाइंट इसमें मेंशन करेंगे एंड देन दे विल सबमिट इट. तो ये जो फॉर्म है ये हमारा क्लाइंट भरेगा और हमारा क्लाइंट बताएगा कि हमारी सर्विसेज कैसी थी. So now this has to be submitted. जी, हो गया हमारा ये वाला भी. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. इसके बाद क्या है हमारे पास? काउंसलर सर्विस रिपोर्ट के बाद काउंसलर्स केस कंप्लीशन. दिस इज वेरी सिंपल. हम सारे 8 स्टेप कर चुके हैं. केस कंप्लीशन में जो हमने 8 स्टेप्स किए, हर फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारे पास मेल आ जाता है पीडीएफ फॉर्म में. वो जो पीडीएफ फॉर्म्स हमारे पास आएंगे उन्हें हमें अपलोड करना है. दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ आवर केस. मतलब कि जो केस हमने सॉल्व किया है वो सब स्टेजेस हम एक साथ एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द कंपाइलेशन. देखिए ये फॉर्म देख लेते हैं. दीपक भाई जी ने डाल दिया है स्क्रीन पे. ओके. नेम ऑफ द थेरेपिस्ट मतलब काउंसलर का नाम, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, अगेन माय एनरोलमेंट नंबर, फिर फर्स्ट ईयर में हूँ मैं अभी या मैं सेकेंड ईयर में हूँ. ओके. नेम ऑफ द क्लाइंट हु इज बीइंग काउंसल्ड, हमारे क्लाइंट का नाम, अपलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम फाइल अपलोड कर देंगे यहाँ पे. देन प्री असेसमेंट स्कोर. प्री असेसमेंट स्कोर मतलब वही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का जो स्केल हमारे पास आया था पीडीएफ फॉर्म में आएगा, हम उसको इसमें अपलोड कर देंगे. आफ्टर दिस वी हैव प्री इंडक्शन क्वेश्चनियर. प्री इंडक्शन क्वेश्चनियर हमारा स्टेप 3 है जो हमने फिल किया है, हमारे पास उसका पीडीएफ भी आया हुआ है, हम अपलोड कर देंगे. देन इज मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री. जहाँ तक मुझे ध्यान है मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री जब हम फिल कराते हैं तो हमारे पास कोई मेल नहीं आता है, बट हमारे पास स्क्रीन पे स्कोर आ जाता है. तो वो स्कोर हम उसी वक्त कॉपी कर लेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट होगा, एक नीचे स्पेस दिया हुआ है योर आंसर, आई थिंक वी हैव टू टाइप इन इट. और अगर इन नियर फ्यूचर हमारे पास इसका पीडीएफ आने लगा, मेल आने लगा, तो हम पीडीएफ डाल देंगे. अदरवाइज जो बॉक्स दिया हुआ है हम उसमें अपना मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री का स्कोर लिख देंगे. ओके. उसके बाद है आई हैव टू सी. दीपक भाई जी फॉर्म दिखा देंगे प्लीज. हम लोग कहाँ पहुंचे थे? मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री. हाँ, यहाँ पे योर आंसर लिखा हुआ है ना कॉलम में, इसमें हम टाइप कर देंगे. जिस समय हमारे स्क्रीन पे आएगा तो हम नोट करके लिख लेंगे अपने पास. नेक्स्ट इज अपलोड एमएससी. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो मेल आया है, पीडीएफ अपलोड कर दीजिए. देन अपलोड केस स्टडी, जो हमने पोस्ट असेसमेंट से पहले का स्टेप था, हम जो कल हमने लास्ट स्टेप किया था, आई थिंक 6th स्टेप, उसका जो पीडीएफ आया है वो इसमें अपलोड हो जाएगा.
आफ्टर दैट पोस्ट असेसमेंट, मतलब जब हमारा पूरा केस कंप्लीट हो गया, हमें लगा जितने सेशंस हमें लेने चाहिए हमने ले लिए, बात कर ली, तो पोस्ट असेसमेंट का अगर हमारे पास पीडीएफ आया है तो हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, अगर पीडीएफ नहीं आया है तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जितना था यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। काउंसलर सर्विस रिपोर्ट, हमारे क्लाइंट ने हमारी जो रिपोर्ट फिल की है उसको हम अपलोड कर देंगे एंड देन वील सबमिट इट एंड दिस फॉर्म विल बी कंप्लीटेड। काउंसलर सर्विस रिपोर्ट जब हमारा क्लाइंट फिल करेगा तो प्लीज़ सजेस्ट हिम और हर वो ईमेल एड्रेस हमारा दे दें, क्योंकि हमारे पास फीडबैक आ जाएगा तो हमें अपलोड करने में भी इजी रहेगा और हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी हमारी। अगर उनके पास आएगा देन वील हैव टू आस्क फॉर अ मेल एंड अननेसेसरी अ लॉन्ग प्रोसेस विल गेट इनटू। तो ये हम सबमिट कर देंगे और हमारे ये सारे स्टेप्स, ऑल 9 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर पे। अच्छा, हम लोगों को प्री इंडक्शन क्वेश्चनियर जो दिया हुआ है हमारे फॉर्म्स में, यहाँ पे गूगल फॉर्म्स में, वो हमें फिल कराना होगा। नहीं तो हमारी जो लॉग बुक थी लास्ट ईयर की, उसका कम से कम प्री इंडक्शन का हमारे पास हार्ड कॉपी हो, हमें उसमें पूरी डिटेल्स लेनी पड़ेंगी बिकॉज वी हैव टू फिल दोज डिटेल्स दिस ईयर ऑल्सो। हमें चाहिए, जो प्रोसीजर है काउंसलिंग का वो ऑलमोस्ट सेम है, जो हमने कल डिस्कस किया पूरा प्रोसीजर वही है। हम अपने क्लाइंट को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हम प्री असेसमेंट स्केल करेंगे देखने के लिए कि उनका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कितना है। हम मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री से चेक करेंगे कि उनकी मेंटल हेल्थ का क्या कंडीशन है। उसके बाद प्री इंडक्शन क्वेश्चनर, प्री इंडक्शन क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस थे, जैसे आप कौन सा टीवी प्रोग्राम देखते हैं, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है सेकेंड ईयर में भी। एक्सक्यूज में। उसके बाद मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री, उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस देखने के लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमारे पास मिलता जुलता सा फॉर्म इस साल भी है, जो सेकंड स्टेप है उसमें हम करेंगे। तो इस साल भी सेकेंड ईयर भी जब हम अपने केसेस करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट प्री असेसमेंट स्केल टू मेजर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ आवर क्लाइंट, प्री इंडक्शन क्वेश्चनियर ताकि हम उनका पूरा डेली रूटीन, लाइफस्टाइल, प्रॉब्लम, हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम, steps taken by them, relationship with family, so that we can get all the information which is required in solving the case. तो वो हमें प्री इंडक्शन क्वेश्चनियर भी अपने क्लाइंट से फिल करवाना है। आप चाहे इसमें अपलोड कर दें या ये क्वेश्चंस कहीं लिख लें और अपने क्लाइंट से बात करते हुए वो पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट ज़रूर करें। आफ्टर प्री इंडक्शन जब हम पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, वी हैव मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री। मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री मतलब हमारे क्लाइंट का मेंटल हेल्थ स्टेटस कैसा है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हो सकता है किसी क्लाइंट को साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत हो, मेडिकल हेल्प चाहिए हो, तो मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री से और प्री असेसमेंट स्केल से हमें पता चल जाता है। अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है, तो वो कोई मेडिकल हेल्प भी ले लें फॉर अ टाइम बीइंग, तो दैट इज गुड। ओके, नाउ वी वर एट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हमारा इस साल अलग से है फॉर्मेट, तो हम वही करेंगे। चलिए, हमने कर लिया मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से पहले सब कुछ। अब हम केस स्टडी पार्ट 1 जो एमएससी सेकेंड ईयर के फॉर्म्स दिए हुए हैं उसमें सबसे पहला है केस स्टडी पार्ट 1। हम देखते हैं किस तरह से फिल करना है उसको। Let us get it on the screen. मुझे कुछ शेयर, इसमें कुछ शेयर करना है। जी प्लीज भाई जी। नहीं, फॉर्म कहाँ पे, वो ऑनलाइन, ऑनलाइन से करना है। इस साल हम लोगों को 10 केसेस सॉल्व करने हैं, लास्ट ईयर 5 करने थे।
इस साल 10 हैं और लास्ट ईयर 5 हमारे पास चॉइस था कि हम चूज कर सकते थे कि कौन से केसेस करने हैं। दिस ईयर वी हैव स्पेसिफिक टॉपिक्स और हमें उन टॉपिक्स पे एक एक केस जरूर सॉल्व करना है। जब तक दीपक भाई जी फॉर्म अपलोड करते हैं मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। और वैसे ये टॉपिक्स हमारी जी कौन कौन सा फॉर्म अपलोड करना है? ये है भाई जी, इसका नाम है केस स्टडीज इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ। ऑनलाइन है? जी ऑनलाइन है। ओ, पार्ट 1 भी लिखा हुआ है इसमें, सेकेंड ठीक। ईयर में जो फर्स्ट है। ओ, अगर आप कहें तो मैं आज लैपटॉप लेके बैठी हूँ, आई कैन शेयर स्क्रीन। या प्लीज। हाँ, आई डू दैट, आई डू दैट। मैंने कल थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया था। आई एम नॉट अ टेक्नो सेवी पर्सन, पर मैंने कल थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कि जरूरत पड़े तो कैसे करते हैं। सो लेट मी ट्राई, मे बी इट विल टेक लिटिल टाइम बट आई नो आप सब लोग मेरे साथ बहुत पेशेंस रखेंगे। हाँ, वेरी गुड। बहुत जल्दी। ये दीपक भाई जी मेरा आया है या आपने शेयर किया इतनी नहीं, जल्दी? आपका है। आप ओके, चलिए ये दिख गया आप सबको? केस स्टडी पार्ट 1 लिखा हुआ है। इज इट विजिबल टू ऑल? आई थिंक इट शुड बी। दीपक जी भाई जी जी आ गया जी। ना स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, हमने इसको क्लिक किया। ये सब केसेस आ गए जो हमें सॉल्व करने हैं। देखिए, और ये सभी, ये पूरा लिस्ट हमारी लॉग बुक में पेज नंबर 5 पे भी दिया हुआ है। आई होप आप लोग अपनी लॉग बुक लेकर बैठे होंगे। देखिए, फर्स्ट इज एडिक्शन, डिप्रेशन, फोबिया, एंगर, एंग्जाइटी, टाइप ए पर्सनालिटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि ये टॉपिक्स आपको हमारी कोर्स बुक्स में कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो आप पेज नोट कर लीजिए, अपनी लॉग बुक के इंडेक्स में ही कर लीजिए, पेज 5 पे, तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले हम एडिक्शन की बात करते हैं। एडिक्शन इज बुक 4 यूनिट 8 ऑफ एमएससी फर्स्ट ईयर। जो हमारी एमएससी फर्स्ट ईयर की बुक 4 है, उसका यूनिट नंबर 8 में आपको एडिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डिप्रेशन, बुक 4 एमएससी सेकेंड ईयर यूनिट 5। बुक 4 एमएससी सेकेंड ईयर यूनिट 5 is for depression. After this we have phobia, MSc second year, book 4 यूनिट 5। फोबिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने नेट से भी ली थी, और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप नेट से भी ले सकते हैं। बुक्स में भी मेंशन्ड है, नेट से भी ले सकते हैं। नेट पे नॉर्मली इन डिजीजेस की हमें स्पिरिचुअल कॉजेज भी लिखनी है, तो नेट पे स्पिरिचुअल कॉजेज नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें अपना भी थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करना है, और बुक से हेल्प लेके, नेट से हेल्प लेके भी करना है। टॉपिक नंबर 4 इज एंगर। एंगर मैंने पूरा इंटरनेट से लिया था, और मुझे आइडिया नहीं है कि हमारी बुक में किस जगह ये होगा, सो आई हैव रिटन इंटरनेट। आप भी इंटरनेट लिख लीजिए और बुक में मिल जाए तो वंडरफुल, शेयर कर लीजिएगा सबके साथ। आफ्टर दैट एंग्जाइटी, इट इज बुक 4 एमएससी सेकेंड ईयर यूनिट 5। एंग्जाइटी इज बुक 4 एमएससी सेकेंड ईयर यूनिट 5। टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी हमारे को फर्स्ट ईयर में भी था, बट मुझे चैप्टर और पेज नंबर ध्यान नहीं है, तो मैंने जो टाइप ए पर्सनालिटी का लिया है वो नेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। हमारी फर्स्ट ईयर की बुक्स में है टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी। देन इज कैड, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, और या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस भी से बोलते हैं। दिस इज यूनिट 1, बुक 4 एमएससी सेकेंड ईयर। यूनिट 1, बुक 4 एमएससी सेकेंड ईयर, इट्स कैड, coronary heart diseases या coronary artery diseases. Next is diabetes. Unit 3, book 4, MSc second year. Unit 3, book 4, MSc second year, diabetes. Next is hypertension.
हाइपरटेंशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें यूनिट 2 बुक 4 MSc सेकेंड ईयर। यूनिट 2 बुक 4 MSc second year hypertension. Last is cancer. This is also available in the book 4 unit 4 MSc second year. तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से सिर्फ एक एडिक्शन है जो हमने MSc फर्स्ट ईयर की बुक में से लिया है, बाकी सारे MSc सेकेंड ईयर की बुक से ही लिए हैं। यूनिट 4 बुक 4 MSc सेकेंड ईयर फॉर कैंसर। आई होप सबने पेजेस लिख लिए होंगे। लेट्स मूव अहेड। हमारे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसी ऑर्डर में अपने केसेस सॉल्व करें। जैसे जैसे आपको क्लाइंट मिलते जाएं, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द केसेस। लेट्स अभी वी आर स्टार्टिंग विद एडिक्शन, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे लास्ट ईयर जब मैंने अपने केसेस सॉल्व किए थे, मैंने सबसे पहले कैंसर का केस किया था। तो वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो मेरा फर्स्ट केस कैंसर था। पर आपको जो भी मिल जाए, जो क्लाइंट मिले जिन्हें प्रॉब्लम हो, सबसे पहले वो केस ले लीजिएगा। अभी हम एडिक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्लिक करेंगे जो केस हमें सॉल्व करना है उस पर, एंड देन नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। अल्कोहलिज्म, हमें अल्कोहलिज्म का डेफिनेशन लिखना है। बुक से भी मिल जाएगा, बहुत इजीली नेट से भी मिल जाएगा। एंड वन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताती हूँ, जब हम ये फॉर्म फिल करेंगे अपने गूगल फॉर्म्स, तो हम इसमें बहुत इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसको पहले फिल करने का बेनिफिट ये है, जब हम इन फॉर्म को फिल कर लेंगे तो इसका PDF हमारे पास आ जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट PDF वी कैन वेरी इजीली फिल आवर लॉगबुक। जैसे पहले कई भाई बहनें ब्लैंक फोटोकॉपी कराते थे और फिर उसमें फिल करते थे। लास्ट ईयर ही ऐसा था, जब फर्स्ट ईयर का मैंने बताया था, तो ब्लैंक फोटोकॉपी कराना और उसमें फिल करना और फिर उससे अपनी लॉगबुक में कॉपी करना ताकि हमारा काम नीटली हो। बट दिस ईयर आप पहले अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, उसका PDF आ जाएगा और उससे आप अपनी लॉगबुक में कॉपी कर लीजिए, तो आपकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, काम बहुत नीटली हो जाएगा। एंड अदर देन दैट, इवन आफ्टर सबमिटिंग योर लॉगबुक यू विल हैव अ रिकॉर्ड विद यू। चलिए, तो सबसे पहले अल्कोहलिज्म हमने लिया। हमारी लॉगबुक एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है। ये जो गूगल फॉर्म में फर्स्ट पेज है हमारा, और हमारी लॉगबुक में इट इज़ पेज नंबर 6। जो इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म में फर्स्ट पेज पे मांगी है, हमारी लॉगबुक में वो पेज नंबर 6 है। So we'll write definition of alcoholism, then stages in the development of alcoholism. मैं आपको बता देती हूँ। इसकी stages में early stage आता है, middle stage, late stage। ये इस तरह की stages रहती हैं। जब हम information collect करेंगे तो हम लिखेंगे। After filling stages of alcoholism, clinical picture कि clinical picture में हम alcoholism का लिखेंगे that it's a brain disease, या it comes under the category of chronic disease। वो सब इंफॉर्मेशन हम इसमें मेंशन करेंगे क्लिनिकल पिक्चर में। नेक्स्ट इज मेजर टाइप ऑफ अल्कोहलिज्म। जो टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म है उसका पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें इसमें लिखना है। टाइप्स में आता है यंग अडल्ट, यंग एंटी सोशल, फंक्शनल, देन क्रॉनिक सीवियर। तो ये सब जो टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। मेजर टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। ये जो क्वेश्चन है स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेस, ये हमारे को अपने हर टॉपिक में फिल करना है। ऑफ अल्कोहलिज्म, ऑफ डिप्रेशन, ऑफ हाइपरटेंशन, ऑफ कैंसर। साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल कॉजेज हमें इजीली गूगल पे मिल जाएंगी जब हम सर्च करेंगे। स्पिरिचुअल कॉजेज नॉर्मली इतनी इजीली नहीं मिलती हैं, मिल भी जाती हैं कई टॉपिक्स की, बट स्पिरिचुअल कॉजेज में इन जनरल जो मैंने फील किया, मैं अपना शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के पास और कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ आप वो लिखिएगा।
जब हम अपनी सोल को नहीं पहचानते हैं, या जब हम स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं, या हमारे मन में बदले की भावना होती है, फॉरगिवनेस नहीं होती, गॉड लव नहीं होता, वन फैमिली की फीलिंग नहीं होती, देन वी आर लैकिंग इन स्पिरिचुअलिटी। वो कॉज होता है सभी डिजीजेस का। जैसे कैंसर के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो एक कॉमन कॉज, दिस इज नॉट द ओनली कॉज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द ओनली कॉज, बट एक मेजर कॉज जो मुझे समझ में आया कि दोज हु हैव रिसेंटमेंट्स, जो माफ नहीं कर पाते सामने वाले को, दे सफर फ्रॉम कैंसर। और बहुत से डिजीजेस में ये है। तो मैंने शायद कल भी बताया था कि अफर्मेशंस में एक ये अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अपने क्लाइंट्स को बताएं कि आई चूज टू फॉरगिव एवरीवन, इट हेल्प्स इन हीलिंग। ये अच्छी फीलिंग भी देता है, हमें खुद को अपने बारे में बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो इसमें मैंने जो लिखा, मैंने एक पैराग्राफ में सब कुछ नहीं लिखा है, मैंने स्पिरिचुअल कॉजेज करके लिखा, देन सेकेंड हेडिंग वो साइकोलॉजिकल कॉजेज, बायोलॉजिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज। अगर आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। और ये 4 कॉजेज हमें अपने हर टॉपिक में लिखनी है। देन ट्रीटमेंट एंड आउटकम, हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट और आउटकम बहुत इजीली गूगल में मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे, आप पढ़िए, जो आपको ठीक लगे आप उसमें से अपना मैटर सिलेक्ट करके अपने गूगल फॉर्म्स में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, मेजर टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म हो गया हमारा, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेज हो गया। मैं एक बार आपको अल्कोहलिज्म का स्पिरिचुअल कॉज पढ़ के बता देती हूँ जो मैंने लिखा था। डिस्कनेक्शन फ्रॉम और लॉस ऑफ लाइफ्स मीनिंग एंड पर्पस। तो इस तरह के ही नॉर्मली कॉजेज होते हैं। या फेलियर ऑफ लिविंग इन हार्मनी, या फेलियर ऑफ हार्मनी विद यूनिवर्सल लॉ एंड प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से जो भी कॉजेज आपको मिले स्पिरिचुअल कॉजेज या आपको समझ में आए, आप वो लिखिएगा। ओके, सो आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट ट्रीटमेंट एंड आउटकम। ये इजीली नेट पे हर डिजीज का मिल जाएगा, बायोलॉजिकल, साइको सोशल मेजर्स। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में भी हम 3 तरह के प्रिवेंशन एक्चुअली डिस्कस करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स क्या प्रिवेंशन लें कि हमें वो डिजीज हो ही ना। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी उसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए या मैनेज करने के लिए। एंड देन वन मोर इज देयर, दैट इज टेरिटरी प्रिवेंशन। सो इट बेसिकली इंक्लूड्स ट्रीटमेंट, या अल्कोहलिज्म के लिए हम रिहैबिलिटेशन भी कह सकते हैं। और जो और प्रोग्राम्स होते हैं, तो ट्रीटमेंट भी प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास 3 हेड्स हैं, इसको हम फिल करेंगे। आफ्टर प्रिवेंशन हमारे गूगल फॉर्म्स में वी हैव टू राइट द नेम ऑफ क्लाइंट, हमारी बुक में भी यही है, एज ऑफ क्लाइंट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, बोथ साथ में ही लिखना है सेम कॉलम में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, दैट मीन्स द इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली। आप जब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेंशन करें, उसके साथ भी और डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि upper middle class family, all these basic facilities are available, or maybe the family is having more than enough, they are not taking care of the things। ये एक important factor है। मतलब हमें क्लाइंट की इनकम से कुछ कंसर्न नहीं है, पर हम जब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह का वो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और क्या उनका माइंडसेट है। हो सकता है कि कोई बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन हो या पॉवर्टी लाइन में हो, वो किस तरह से दैट इवन बेसिक फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। आप अगर अल्कोहलिक केसेस लें, मे बी रिक्शा पुलर इज़ देयर और मे बी एन ऑटो ड्राइवर इज़ देयर, ऐसे केसेस भी मिलेंगे आपको एडिक्शन में। और एडिक्शन में आपको ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहाँ दे डोंट वैल्यू मनी। तो जब हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखें
सिर्फ अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लिख कर ना छोड़ दें, उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर हम अपने फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे लिए भी यूज़फुल रहेगा, हमारी काउंसलिंग में हमें हेल्प करेगा आगे. आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वी हैव लैंग्वेज. विचएवर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और एनी रीजनल लैंग्वेज जिसमें हमारा क्लाइंट हमसे बात करता है. लैंग्वेज के बाद इन्फॉर्मेंट, दैट मीन्स क्या क्लाइंट खुद हमारे पास आया था या उसके किसी फ्रेंड ने, मदर ने, फादर ने, किसने रेफर किया था केस को. कंप्लेंट्स, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो एडिक्शन छोड़ना चाहता है या उसको एडिक्शन से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं, या वो लाइक आई हैड अ क्लाइंट, सो दैट ब्रदर वाज वेरी क्लियर कि मैं छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ, पर मैं ना फैमिली गेट टुगेदर्स में कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ ना, तो आई गेट आउट ऑफ माई सेंसेस एंड देन आई क्रिएट अ सीन विच इज़ वेरी एम्बेरसिंग फॉर माई फैमिली. तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके ड्रिंक करूँ, ऐसा मुझको करना है. सो दिस वॉज हिज कंप्लेंट. तो अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट लेकर आए तो प्लीज़ फर्स्ट इंटरेक्शन में उन्हें ज्ञान नहीं देना है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बुरी बात है, आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए. अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि नहीं मैं छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ मैम, पर मैं सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता हूँ, सो वी हैव टू से यस, यस, ओके, वेरी नाइस थॉट, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं. और बात करते 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 ग्रेजुअली हमारा क्लाइंट समझेगा, ग्रेजुअली समझेंगे. ठीक है. तो कंप्लेन, जो भी क्लाइंट को कंप्लेन हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके वर्ड्स, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं वो हम इसमें लिखेंगे. देन हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे कहा था मैं बस ये चाहता हूँ कि जब फैमिली गेट टुगेदर्स हूँ तो मैं थोड़ी सेंसेस में रहूँ, आई शुड नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कि मेरी फैमिली के लिए एम्बेरसिंग हो जाता है. ओके. हम, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया स्क्रीन, मैं जहाँ से पढ़ के बता रही थी, जस्ट गिव मी 1 मिनट. जी, कंप्लेंट्स के बाद हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, मतलब कि कितने सालों से. तो मेरे पास ये जो भाई आए थे इनकी फैमिली में नॉर्मल कल्चर था, मतलब दे कंसिडर ड्रिंकिंग समथिंग एज अ वेरी नॉर्मल रूटीन थिंग. उनके ग्रैंडफादर, पैटर्नल मैटर्नल, नाना दादाजी दोनों के लिए, तो ये भाई करीब 17-18 साल की उम्र से ही ड्रिंक करते थे. तो हम इसमें हिस्ट्री हिस्ट्री लिखेंगे. हिस्ट्री में सिर्फ ऐसा नहीं लिख देंगे कि मेरा क्लाइंट पिछले 10 साल से ड्रग्स ले रहा है या पिछले 10 साल से स्मोक कर रहा है. हम पूरी डिटेल लिखेंगे कि उनका फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा था, ही वॉज एक्सपोज्ड, इट वॉज अवेलेबल इजीली, और मे बी समबडी लाइक ड्रग्स के केसेस में ही होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सन जस्ट ट्राइज. जो यंग बच्चे हैं वो सिर्फ ट्राई करने के लिए, वन टाइम एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं कुछ भी ड्रग्स या कुछ इस तरह की चीज़ें, एंड देन ग्रेजुअली दे डोंट इवन रियलाइज एंड दे गेट एडिक्टेड. सो हिस्ट्री में वी हैव टू राइट एवरीथिंग वट एवर दे विल टेल, कि कब से वो कर रहे हैं, हाउ दे वर एक्सपोज टू इट, all those details, and if they have a family history of this also, तो ये भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो भी हमें आगे लिखना है अपने इसी फॉर्म में. ओके, हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री. देन इज पास्ट साइकेट्रिक एंड मेंटल मेडिकल हिस्ट्री. कुछ मेंटल इश्यूज तो नहीं है, या कुछ अल्कोहलिज्म के साथ या स्मोकिंग के साथ और मेडिकल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी रहना या हाइपरटेंशन होना या हार्ट डिजीज़ होना, और मे बी बच्चों के केसेस में नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना. स्मोकिंग के केसेस में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है दीज डेज, इवन गर्ल्स आर इन मेट्रोपॉलिटन्स, शायद छोटे शहरों में भी होता है ऐसे, गर्ल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्मोकिंग में. The reason is कि whenever they feel stressed, so that comes under the psychiatric thing.
whenever they feel stress, it's an examination stress, या पेरेंट्स ने डांटा, या बॉयफ्रेंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दे फील वेरी गुड आफ्टर स्मोकिंग. तो ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें कलेक्ट करके लिखना है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत अच्छा रेपो इस्टेब्लिश करें अपने क्लाइंट के साथ. वो जो भी कहता है उसकी बात को बहुत शांति से और प्यार से सुने, और हमें उसे ये नहीं कहना है कि ये तो गलत है, कि बेटा ये तो तुमने बहुत गलत किया, एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस से क्या कोई स्मोक करने लगता है, या मम्मी ने डांट दिया तो क्या कोई ड्रिंक करने लगता है. इस तरह की बात हमें नहीं करनी है. एकदम से उनसे बात करनी है. इनफैक्ट पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर में, आप सब सेकेंड ईयर में हैं जानते ही होंगे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, हमें अपने क्लाइंट से बात करनी है, बहुत बात करनी है, उन्हें बहुत एनकरेज करना है, ताकि वो अपना दिल खोल के अपने दिल की हर बात हमें बता सकें. और फिर वो ही हमें बताएंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हमें सिर्फ उन्हें एनकरेज करना है और सपोर्ट करना है, दैट यस यू हैव टेकन अ वेरी वाइज डिसीजन एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट. ओके, सो मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्री ले ली हमने. फैमिली हिस्ट्री हम बच्चे से पूछ लेंगे, या बड़ा जो है उससे पूछ लेंगे कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या फैमिली एनवायरनमेंट है. जैसे मैंने जो अपने क्लाइंट का मेंशन किया, ही इज हैविंग अ फैमिली कल्चर वेयर ऑल family members can sit together and drink, even females of the family. तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत ध्यान से और आपको टेक्टफुली बात करनी होती है. वी डोंट हैव टू गिव एनी ऑफेंडेड स्टेटमेंट. लिविंग कंडीशंस, कैसी लिविंग कंडीशन है, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, चौल में रहते हैं, बाड़े में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, ये सब. देन पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री हम प्री इंडक्शन में जो पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो हमें पर्सनल हिस्ट्री में काम आएगा, कि स्कूल में कैसे थे, फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, पेरेंट्स के साथ कैसे थे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज अ this question was there in the very beginning: traumas, fears experienced in early childhood, middle age, profession. वो सब information जो है वो personal history में आ जाएगा. पर्सनल हिस्ट्री, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. ये चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड भी हम जो हमारा प्री इंडक्शन फॉर्म है उससे हमें मिल जाएगा. हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन हमारा प्री इंडक्शन फॉर्म में आ जाएगा. पास्ट साइकेट्रिक एंड मेंटल हिस्ट्री हम प्री इंडक्शन में कलेक्ट करते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा. फैमिली हिस्ट्री. देन लिविंग कंडीशन. लिविंग कंडीशन के बाद है पर्सनल हिस्ट्री, चाइल्ड एंड अडल्टहुड. यहाँ तक हम पहुँच गए थे. प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी. प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी मीन्स कि हमारे क्लाइंट को जो भी प्रॉब्लम है उससे पहले उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी. क्या वो बहुत रिबिलियस थे एडिक्शन में जाने से पहले, या वो बहुत शांत रहते थे, अपना गुस्सा अपने ही मन में रखते थे. क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे किसी भी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने से पहले. डिप्रेशन के स्टार्ट होने से पहले क्या ट्रेट्स थे, डायबिटीज़ के स्टार्ट होने से पहले क्या ट्रेट्स थे, कैंसर के स्टार्ट होने से पहले क्या ट्रेट्स थे. सो पर्सनालिटी ट्रेट्स विच आर एग्जिस्टिंग प्रायर टू द इलनेस, ये इसमें हम लिखेंगे प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में. आफ्टर दैट वी हैव अ इंटरव्यू विथ फादर, मदर, रिलेटिव, इट कैन बी फ्रेंड्स. तो ये पूरा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसमें फिल कर देंगे. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में शायद हमें अपनी डिटेल्स लिखनी है, और फिर हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा केस स्टडीज का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. इसमें जब हमने इंटरव्यू ले लिया फैमिली मेंबर्स का वहाँ तक, और एग्जैक्टली इसी पैटर्न में, इसी सीरियल ऑर्डर में हमारी लॉग बुक में भी दिया हुआ है, जिस सीरियल ऑर्डर में हमारे गूगल फॉर्म में दिया है. तो केस स्टडी पार्ट 1 इज कंप्लीटेड. आफ्टर दिस वी come to MSc, that is part 2.
इसमें हम एडिक्शन का कहीं करेंगे वापस क्लिक एंड देन ओके। एमएससी हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम फिर से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है अपीयरेंस। हमारे गूगल फॉर्म में सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस हमने कल लिखा था बुक 3 एमएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की बुक की बात कर रही हूँ मैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के जो भी पेजेस बताऊंगी प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट ईयर की बुक है, बुक 3। अपीयरेंस हमें मिल जाएगा पेज 50 और पेज 62 पे। After appearance, we have speech and mood. It's on page number 51, 63, 64. Appearance is on page number 50 and 62. Speech and mood, page number 51, 63, 64. Next is thinking and perception. Page number 51, 52, 64. Thinking and perception, page number 51, 52, 64. Sensorium, page number 53, page number 60. Page number 53 and 60 for sensorium. Next is attention. अटेंशन में है कंसंट्रेशन और कैलकुलेशन हम लिखेंगे। कल भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा एमएससी का फॉर्म था उसमें हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन के लिए कि हम 3-4 चीज़ों के नाम लेंगे, हमारे क्लाइंट को वो चीज़ें उसी ऑर्डर में बतानी है, फिर हम उसको बोलेंगे अच्छा इसी को आप अपोजिट ऑर्डर में बताइए। तो वो हम वैसे कंसंट्रेशन इज ऑन पेज 54 और कैलकुलेशन में हमने बात किया था 100 - 7, 40 - 3। हमारा जो गूगल फॉर्म है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, सो अटेंशन हमने फिल किया अपने गूगल फॉर्म में। कंसंट्रेशन पेज 54, कैलकुलेशन इज गिवन ऑन पेज 66। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड मेमोरी। हम जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। कल शायद हमने बात की थी कि जो हमारा क्लाइंट है, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम उससे रेसिपीज़ के बारे में बात करेंगे, यंगस्टर्स हैं तो हम उनसे ड्रेसेस और डिज़ाइनर्स के बारे में बात करेंगे। तो उनका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, उनका जो नॉलेज है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनसे पहले कौन थे, या इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इस तरह की जनरल क्वेश्चंस हम पूछेंगे उनकी ओरिएंटेशन और मेमोरी को चेक करने के लिए। आफ्टर दैट वी हैव इंसाइट एंड जजमेंट, that is given on page 55 and 65. Insight and judgment is on page 55 and 65, book 3, MSc first year. After that we have sentence completion test. Sentence completion test करने के लिए मैंने गूगल रेफर किया था, पर कुछ भी कोई भी सेंटेंस हम दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, और जिस तरह से वो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं हमें उससे उनका थॉट प्रोसेस पता चलता है कि वो किस तरह से सोचते हैं। जैसे मेरे पास जो है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लाइक व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट मी, तो क्लाइंट ने आगे फिल किया था आई फील लो, या टू मी द फ्यूचर लुक्स नॉट टू गुड, और माई फैमिली ट्रीट्स मी like money mending machine. It can be anything. Some people have very positive responses, some people have very negative responses. आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगा और तुमको वो सेंटेंस कंप्लीट करना है जो तुम्हारे मन में थॉट आए, और वट एवर योर क्लाइंट सेज इज वेरी क्विक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको उनसे इंस्टेंट रिएक्शन लेना है, जो उनके मन में एकदम से थॉट आएगा वो बोलेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि उनके सोचने का तरीका क्या है, वो पॉजिटिव सोचते हैं या उनको एकदम से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस असेसमेंट। सो प्लीज रेफर टू प्री असेसमेंट स्केल। हमने जो प्री असेसमेंट स्केल में हमारे पास जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आया है उसका आंसर हम इसमें लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डेली रूटीन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फूड। ये पूरा इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है अपने प्री इंडक्शन में, वो सारा इंफॉर्मेशन हम इसमें लिख देंगे। डेली रूटीन, किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, कौन सा टीवी प्रोग्राम देखते हैं, दिन में कितनी बारी खाना खाते हैं, सैर करने जाते हैं या नहीं जाते हैं,
इंडोर कितनी देर रहते हैं, आउटडोर कितनी देर रहते हैं, कितने टाइम एक्सरसाइज करते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम इसमें लिख देंगे. ओके. आफ्टर दिस वी हैव डेली रूटीन के बाद स्लीप पैटर्न. कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कोई सपने तो नहीं आते, बार बार वही सपने तो नहीं आते, कितने ऑफन आते हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं अपने प्री इंडक्शन में. वहां से बस हमें देखना है और यहाँ पे लिखना है. ठीक है. स्लीप पैटर्न में सोना, उठना, उनके सपने और हाउ ऑफन दे गेट दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे. नेम ऑफ द काउंसलर, मेरा नाम, ईयर. ठीक है, ये हमारे गूगल फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो मैं बोल रही हूँ. देन we'll write name of the council, we'll fill the year, we'll fill email address. मैं हूँ तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगी, मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, और हमारा ये फॉर्म नंबर 2 भी सबमिट हो गया. ओके. चलिए अब हम लास्ट फॉर्म पे आते हैं और जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं. नाउ दिस इज थर्ड एंड लास्ट फॉर्म ऑफ एमएससी. क्लाइंट का नाम, क्लाइंट के पेरेंट्स या रिलेटिव जो उनको लेकर आए थे. ओके. नाउ काउंसलिंग द क्लाइंट. ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है. काउंसलिंग द क्लाइंट, इस पर्टिकुलर इसमें हमें बताना है कॉजेस, उनको जो प्रॉब्लम हुई उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल विच इंक्लूड्स राजयोगा लाइफस्टाइल. हमें राजयोगा के बारे में किस समय अपने क्लाइंट से बात करनी है, ये हमें क्लाइंट की एक्सेप्टेंस देख के बात करनी है. अगर हम एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी को बताएं तो हो सकता है दैट पर्सन माइट गेट एन इम्प्रेशन दैट वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड in helping that person out. We are more interested in telling that person about Raj Yoga. तो ये किस समय बताना है अपने क्लाइंट को, ये हमें आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना है, एकदम हैप्पीजेट्स डिसीजन नहीं लेने हैं. और दूसरा चीज जो मैंने एक्सपीरियंस किया एज अ काउंसलर, इनिशियली मैं जब कुछ बात बोलती थी तो मुझे लगता था कि वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं. एंड ग्रेजुअली आफ्टर 1-2 months आई रियलाइज कि शायद मैं ही इतना मेडिटेशन नहीं करती हूँ, या जैसे बाबा कहते हैं ना कि याद का जौहर ही नहीं है बात में, तो बात का असर नहीं होगा. सो आई रियलाइज दैट इन माई केस. तो हो सकता है कि हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करें, बट इफ़ वील ट्राई टू ओवरकम तो हम अपना भी जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुखी बनाएंगे, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा. अभी तो टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1 घंटा भी पूरा हो गया है. अदरवाइज आई कैन शेयर विद यू, देयर आर सो मैनी अचीवमेंट्स. इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता था कि शायद कभी होंगी नहीं, वो भी हो गई. और वो हो गई क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रही थी अपनी काउंसलिंग इम्प्रूव करने के लिए. तो अगर आप में से भी कोई है हु इज़ जस्ट अ बिगनर और हु इज़ नॉट, मैंने आज जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि आई एम इन ज्ञान सिंस लास्ट 7 years, पर मेरी फैमिली में और कोई भी नहीं है, तो मैं अकेले ही उसको फॉलो करती थी. बट in fact I have grown in this 1 year. I have seen my brothers and sisters in this course how they are working selflessly, किस तरह से वो मदद कर रहे हैं आपको, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करने में, आपको प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में, और आपको स्पिरिचुअली बहुत बहुत ग्रो करने में. एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इफ़ यू ग्रो स्पिरिचुअली, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इम्प्रूव हो जाएगी. ओके. चलिए, हम काउंसलिंग क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे. तो कॉजेज़ जो उनको प्रॉब्लम है, अगर हम बताएंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल एज राजयोगी लाइफस्टाइल, देखकर अपने क्लाइंट का मेंटल लेवल ग्रेजुअली बताना है. इमोशनल असेसमेंट एंड डेल्टा इमोशनल हीलिंग विद रिलैक्सेशन. इमोशनल असेसमेंट जो हमने प्री असेसमेंट किया और हमारे पास मेंटल हेल्थ इन्वेंट्री है, वो हम इसमें लिखेंगे. डेल्टा इमोशनल हीलिंग हमने फर्स्ट ईयर में भी किया है. डेल्टा हीलिंग मीन्स हिप्नोथेरेपी की कमेंट्री यूज करके, जो हमारे पास बुक 3 में थी, हम अच्छे से रिलैक्स करेंगे अपने क्लाइंट को और फिर हम उनको एफर्मेशंस देंगे, उनको हेल्प करेंगे
इम्प्रूव्ड कंडीशन देखने में, रेक्टिफाइड कंडीशन देखने में अपनी। स्किल्स ऑफ असर्टिवनेस, वर्च्यूज एंड इनर वैल्यूज। असर्टिव स्किल्स मीन्स स्वमान आप कुछ दें, आप अपने क्लाइंट्स को बताएं कि प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव। आप उन्हें समझा सकते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अगर आप गलत सोचोगे तो आप गलत अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिविटी के बारे में बताएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएं, अच्छे अच्छे स्वमान बताएं, उन्हें बताएं कि सबको माफ कर दें। तो दिस विल हेल्प देम टू ओवरकम देयर हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज एज वेल एज मेंटल हेल्थ इश्यूज। जो मैंने कुछ असर्टिव स्किल्स लिखे थे, मैंने कल भी बताया था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या आई चूज टू फॉरगिव एवरीवन, या राइटिंग लेटर टू गॉड। इस तरह के आप स्वमान अपने बता सकते हैं क्लाइंट्स को। Then is behavior modification practice to maintain balance in psycho-biosocial factors. ये जो behavior modification factors हैं, ये हमारी लॉग बुक में दिए हुए हैं। अगर आपके पास हो हाथ में अभी लॉग बुक, तो देखिएगा पेज नंबर 14 पे 10 फैक्टर्स दिए हुए हैं, और ये 10 के 10 फैक्टर्स हमारे हर क्लाइंट को हमें बताने हैं। सी इट्स देयर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, सो दीज आर गिवन। और ये भी हम जब अपने क्लाइंट को बताएंगे तो हम अपने क्लाइंट को उसके लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे। हमें किसी को ये नहीं कहना है कि सुबह 4 बजे उठा कीजिए, अमृत वेला करना बहुत अच्छा होता है, मैंने भी किया, बहुत फ़ायदा हुआ। अगर वो 10 बजे उठता है तो हमें उसे कहना है कि आप 9 बजे उठना स्टार्ट कीजिए। 1 महीने बाद कहना है 8 बजे उठना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई नॉन-वेज फूड खाता है तो हमें उसे बहुत प्यार से कहना है। हम नवरात्रि का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो हम 1 हफ्ते नहीं खाते हैं जब हम माता की पूजा करते हैं, तो या हम कह सकते हैं जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 महीने छोड़ के देखो कि आपको कुछ फ़ायदा होता है, नहीं होता तो आप दोबारा खाने लगना। इस तरह से बहुत टैक्टफुली हमें बहुत युक्ति से ये सारे पॉइंट्स अपने क्लाइंट को बताने हैं। कुछ जनरल पॉइंट्स भी हैं कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें सैर पे जाना चाहिए। ये 10 के 10 पॉइंट्स हमें अपने क्लाइंट को समझाने हैं, और फिर हमें उनसे बात करते रहना है टू गेट अ फॉलोअप। फॉलोअप कितना फ्रीक्वेंट होगा वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। हो सकता है कि हमें रोज एक बार ही मैसेज करके पूछना पड़े, हो सकता है हम हफ्ते में एक बार मैसेज करें। दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। कौन आपको कितनी परमिशन देता है, रोज पूछने की देता है या हफ्ते में एक बार पूछने की देता है। क्लाइंट की ज़रूरत पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी ज़रूरत है सपोर्ट की। हो सकता है कोई मुझे कहे कि दीदी मैं तो उठ जाता सुबह 4 बजे भी, पर मैं भूल गया, मुझे कोई याद दिला देता। या मैं नहीं खाता दीदी बाहर खाना, पर मुझे कोई बोल देता ना, आज सुबह ही मुझे कोई बोल देता ना कि नहीं खाना, तो मैं उसको रोज मैसेज कर दूंगी दैट यू आर गोइंग टू टेक वेरी हेल्दी डाइट टुडे। सो ये सब चीज़ें क्लाइंट की एक्सेप्टेंस देखकर, क्लाइंट की ज़रूरत देखकर हमें उन्हें ग्रेजुअली बतानी है, समझानी है, और फिर इसका फॉलोअप लेना है। इसका फॉलोअप लेना है, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द क्लाइंट। हो सकता है कि कोई लेटर टू गॉड जैसे पॉइंट नंबर 9 है, मे बी somebody writes letter every day, maybe somebody writes say once in a month, and I have one client, a Punjabi family, very sweetly he told me कि ए कम ना जनानियां कर दियां, ਅਸੀਂ नहीं करांगे। दिस मीन्स कि ये लेटर टू गॉड वाला जो काम है ये लेडीज का काम है, ये प्लीज यू डोंट आस्क मेल मेंबर्स टू डू दिस। सो देन अगेन यू हैव टू जस्ट लाफ एंड पोलाइटली से कि अच्छा ठीक है भाई साहब आप बाद में लिखिएगा, या जब एक बार आप मेरे कहने पे लिख के तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, फिर आप मुझे बताइएगा ये क्यों सोच रहे हो कि वही करें। दिस वे वील एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स एंड वील फॉलो अप। Then last thing, we'll come to the last thing, that is summary and conclusion. हमने जो भी सजेशंस दी क्लाइंट को, क्लाइंट के रिलेटिव्स को, और जो भी हमारे पास फॉलो अप आया, उसका पूरा हम समरी और कंक्लूजन इसमें लिख देंगे। कैसा रहा क्लाइंट का रिस्पॉन्स, और हमें क्लाइंट को क्या बताना है। जैसे हमने कल भी बात की थी, एट टाइम्स देयर आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट प्लीज कंटिन्यू विद योर मेडिसिन और कीप इन टच विद योर डॉक्टर, या कुछ भी सजेशंस जो उनके डॉक्टर्स देते हैं, या हमें फैमिली मेम्बर्स को कुछ एडिशनल सजेशंस देनी है, वो भी हम इसमें लिखेंगे, और अपने केस को हम
कंक्लूड कर देंगे. Now this is also completed. Then we have a name of counselor, year, email address and submit the form. Done. तो हमारे सेकेंड ईयर के भी तीनों फॉर्म हो गए. ठीक है. आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड. किसी का प्रश्न है कि 3 फॉर्म कंप्लीट होने के बाद वो केस खत्म हुआ, डन, तीनों फॉर्म कंप्लीट? नो. जहाँ तक मैं समझती हूँ, जब हम ये तीनों फॉर्म फिल कर देंगे तो इन तीनों फॉर्म फिल करने के लिए हमने प्री इंडक्शन, प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, मेंटल इन्वेंटरी सब कुछ किया, तो केस शुड बी कंप्लीटेड. इट्स डन. और उसके बाद आप चाहें, जब हम केस कंप्लीट कर दें तो हम बहुत प्रोफेशनली बिहेव नहीं करें, और मोस्टली वी आर टेकिंग केसेस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. वी कैन कीप इन टच, वी कैन कीप मोटिवेटिंग देम. तो ऐसा कर सकते हैं. So Deepak Bhai ji, we can conclude the session now. अनिल भाई भी बैठे हैं. हाँ जी. भाई जी, अनिल भाई जी. क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स के कुछ देखने हैं. जी, अगर कोई भाई या बहन कुछ पूछना चाहते हैं, मैं जवाब दे पाई तो मैं दे दूंगी, प्लीज. तो चंदा सेन लिख रहे हैं कि अबाउट रिटन कंसेंट, शी वांट टू नो. अबाउट रिटन कंसेंट, रिटन कंसेंट में आप एक जनरल सेंटेंस लिखवा लीजिए अपने क्लाइंट से कि जैसे हमने अपना जब हम फॉर्म फिल कराते हैं उसके लास्ट में एक डिक्लेरेशन है दैट आई एम इन नीड ऑफ काउंसलिंग, और एक कंसेंट की आई एम विलिंगली गिविंग माय इंफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारा जो हाइपरटेंशन का केस है उसमें हमें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए, कैंसर का केस है उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए. एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अगर हो तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटेंस पढ़ के भी बता सकती हूँ. मेरे पास ज़रूर लिखा हुआ होगा कहीं पे. आई नीड फ्यू मिनट्स. ये है, मैं आपको देखकर बताती हूँ जो एग्जैक्ट सेंटेंस मैंने लिखा था. आई एम विलिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन. आई एम विलिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड फॉलो द सजेशंस गिवन बाय द क्लाइंट, सॉरी गिवन बाय द काउंसलर. आई एम विलिंग टू शेयर माय इंफॉर्मेशन एंड फॉलो द सजेशंस गिवन बाय द काउंसलर. या कह सकते हैं आई प्रॉमिस टू फॉलो द सजेशंस गिवन बाय द काउंसलर. यही कंसेंट हमें चाहिए अपने क्लाइंट से. और कुछ क्वेश्चन? कल के क्लास की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो जी मेरे पास नहीं है भाई जी. वी कैन शेयर. ठीक है, वो क्लाउड में होगी. ओके. We'll try to share. फॉर दैट क्रेडिट गोज टू दीपक भाई जी एंड एनएल भाई जी. मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो 100% क्रेडिट गोज टू देम. जी, और कुछ? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए मुझे. अगर आंसर पता होगा तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर. आई थिंक भाई जी सब बाबा के बच्चे हैं और बहुत होशियार हैं. एवरीबडी नोज हाउ टू हैंडल इट. और फिर हम में से काफी लोगों का सेकेंड ईयर भी है, तो आई थिंक एक अच्छे से आता तो है ही हम सभी को. सभी का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो जी आपको बहुत बहुत बधाई है. जी. अनिल भाई जी, आप कंक्लूड करेंगे? हाँ जी, कंक्लूड करेंगे. ओम शांति. अच्छा, एक तो पहले ये बताना चाहूँ, कल की जो मीटिंग है ना हमारी सुबह 11 बजे बतले भाई जी की, सबसे रिक्वेस्ट है कि अटेंड करेंगे वो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करेंगे वो मीटिंग के लिए. और परसों दीपक भाई जी की मीटिंग है,
वो भी सब आएंगे। और पूजा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, उन्होंने हमें अच्छी तरह से सब एक्सप्लेन किया। Thanks to होपफुली Baba and स्टूडेंट विल thank you नाउ so much स्टार्ट that राइटिंग you देयर gave me नोटबुक। opportunity. और दूसरी एक रिक्वेस्ट है पूजा बहन से कि अगर आप केस का ना पूरा डिटेल में एक एग्जांपल दे सकते हैं ना राइटिंग में, तो स्टूडेंट को दे देना। तो क्या है, जो उनको नहीं समझ आना वो समझ लेंगे इसके बाद में। ओम जी, शांति। Om थैंक यू। Thank you so much. Thank you everyone for attending. Many thanks to Baba and thanks to all senior brothers and sisters. Thank you. एक क्वेश्चन आया है। जी, जी कोई क्वेश्चन था? फर्स्ट ईयर्स के क्लाइंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं आई सेकंड थिंक ईयर? कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम है और काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वी कैन कंटिन्यू। जी प्रिया बहन, मेरे भी जो कैंसर के क्लाइंट थे फर्स्ट ईयर में भी मैंने लिया था उनका केस और सेकेंड ईयर में भी लिया था, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाए तो नथिंग लाइक दैट, पर अगर वो सेम भाई या बहन को मदद की ज़रूरत है तो वी कैन कंटिन्यू। और एक रिक्वेस्ट और है, स्टूडेंट जिन्होंने रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं किया ना, ऑनलाइन काउंसलिंग, वो सब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है या इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। आज आपने देख लिया, लेकिन ये स्टार्ट जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे ना तब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी काउंसलिंग की। और काउंसलिंग जो है ना, इसी से हमारा जो है थ्योरी हमें समझ में आती है जब हम प्रैक्टिकल काउंसलिंग शुरू करते हैं। तो धन्यवाद। कल किसी का कंफ्यूजन, कल 3 बजे नहीं है सेशन, कल तो सवेरे है 11 से 12 बजे एजुकेशन विंग का, और मंडे इवनिंग 8 to 9 होगा। प्रैक्टिकल जो मतलब एस्पेक्ट है, एक डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं। ओके। दैट विल बी आई थिंक बेस्ट। Okay, Om Shanti, thank you very much. We are ओम ending. शांति, थैंक यू।